पूरा अच्छा खासा टॉपिक पढ़ा है हमारा, और सारा मेन है ही यही। अभी स्प्लंक भी पढ़ा है, अभी आर्क साइट भी पढ़ा है, और वाजा की कॉन्फ़िगरेशंस भी अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो अभी काफ़ी कुछ पढ़ा है। अच्छा जी, तो वायरस टोटल पे मैंने ये फाइल अपलोड कर दी थी, अगेन मैं कर देता हूँ, आप सब चले गए थे। तो चूज़ फॉर फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी थी, document.ott। सर आपने इस फाइल के अंदर हैश रखा था? इस फाइल के अंदर मैंने उसका कोड रखा है। सर किसका कोड? जो हमारी पिक्चर थी जिसके अंदर एम्बेड था वो कोड, तो उस पिक्चर के अंदर सिंपल ओपन हो गया था। मैंने उसे इंटेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर ओपन किया तो वो पिक्चर इंटेक्स्ट में ओपन होगी, और वहीं पे मैंने कोड जो है वो सारा इस फाइल के अंदर सेव कर लिया। ये वाला एम्बेडेड फाइल, नेम टेम्पलेट, टेम्पलेट पीडीएफ, और 175 पेज तक ये डिफरेंट पेज के ऊपर डिफरेंट जो है लाइन आ रही है। तो कम्प्लीटली ये उस तरह से अरेंज भी नहीं है, और मैंने इसे सिर्फ ओपन विद माउस पैड किया था इसी पिक्चर को, तो ये पिक्चर ओपन हो गई थी। ठीक है, टोटली इनक्रिप्टेड है। इसे करने के बाद मैंने इस फाइल को यहाँ पे अपलोड किया। किसी और एंटीवायरस ने, इवन अवास्ट ने, EVG, बेट डिफेंडर, किसी और ने इसे डिटेक्ट नहीं किया। सिर्फ एक बेदू जो है इसने एक डिटेक्ट किया यहाँ पे कि PDF ट्रोजन ड्रॉपर है, और ये एज अ एजेंट काम कर रहा है। इट मीन्स कि जब वहाँ पे इंस्टॉल होगा तो इन द फॉर्म ऑफ जो है वो PDF या इमेज ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये उस सिस्टम के अंदर ट्रोजन इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट करेगा। इसके अगेंस्ट ये सारी हैश वैल्यूज़ हैं। रिलेशंस के ऊपर चलें तो 8 बंडल्ड फाइल्स, अगर बिहेवियर्स के अंदर चलूँ मैं तो यहाँ पे इसके कुछ सिग्नेचर्स हैं, एज अ ड्रॉपर सिग्नेचर इसके मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा IDS रूल्स, सिग्मा रूल्स, मेटा अटैक डिटेक्शन कुछ भी और नहीं है, लेकिन एक सिग्नेचर ही बहुत होता है। फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज जो है ये विंडोज़ के डायरेक्ट एक्सेस करेगा, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। ड्रॉपर ये क्या क्या चीज़ें ड्रॉप कर सकता है आपके सिस्टम में, ये सारे रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर एक भी हमें यहाँ पे एंटीवायरस बकायदा कह रहा हो कि द फाइल एज अ मलिशियस, फ्लैग्ड एज अ मलिशियस, तो इट मीन्स वो मलिशियस है, हम उसे एज इट इज़ किसी भी सिस्टम में ओपन नहीं करेंगे। ये तो एक सिनेरियो है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किसी पर्सन के पास एक ईमेल डिलीवर हुई है और उसने ओपन नहीं की। इन केस अगर कोई ओपन कर ले तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम उस सिस्टम को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, इंटरनेट उसका डिस्कनेक्ट करेंगे, उसे सैंडबॉक्सिंग करेंगे। उसकी करने के बाद हम उसके अंदर बाकायदा एक्टिवली देखेंगे कि क्या फाइल जो है वो डाउनलोड हुई थी, कौन कौन से प्रोसेस उससे एक्टिवेट हुए, कहाँ पे वो इंटर हुई, कहाँ पे जो रजिस्ट्रीज एंट्रीज जो हैं वो चेंज हुई। तो उस लिहाज से हम जो है उसे एक्टिवली देखेंगे। तो अभी ईमेल हेडर तो आप IP एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं, और IP एड्रेस के ज़रिए आप इजीली उसकी लाइव लोकेशन भी थ्रू गूगल अर्थ देख सकते हैं।
सर ये सैंडबॉक्सिंग क्या चीज़ है? सैंडबॉक्सिंग हमारे पास वर्चुअलाइजेशन ही समझ लें। जिस तरह से हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं, एक पूरा सिस्टम जो है, एक पूरी वर्चुअल लैब क्रिएट करते हैं कि हमारे जो एक्चुअल सिस्टम है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हार्म ना पड़े, ठीक है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना हो। एक अलग से कंप्लीट सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर एक सिर्फ डेडिकेटेड सिस्टम के ऊपर हम जो कि इंटरनेट से हट के होता है, हम उसके ऊपर उस मालवेयर को, उस फाइल को एग्जीक्यूट करके उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। मालवेयर एनालिसिस दो टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक के अंदर हम सिर्फ उस मालवेयर का जो है वो बिहेवियर देखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके उसका बिहेवियर देखते हैं कि वो किस तरह से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, या कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के साथ किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, वो कौन सी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, कौन सी रजिस्ट्रीज को एक्सेस कर रहा है, कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। जहाँ पे हम उसके कोड के अंदर इंटर नहीं हो रहे, सिर्फ उसका बिहेवियर देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। और एक होता है डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस। डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस के अंदर हम बाकायदा उस फाइल को, उस मालवेयर को, उस पेलोड या ट्रोजन को डी कोड करते हैं, उसे अनकम्प्रेस करते हैं। उसके अंदर जितना कोड है हम उसको लाइन बाय लाइन उससे चेक करते हैं कि कौन सी फाइल, कौन सी लाइन क्या कर रही है, कौन सी लाइन क्या कर रही है, और किस तरह से ये पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले रही है। तो जहाँ पे हम कोड के ऊपर एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक एनालिसिस। और जहाँ पे हम सिर्फ उसका बिहेवियर देख के एनालिसिस कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। तो गूगल अर्थ है, मेरे पास इसका आईपी एड्रेस था हम यहाँ पे IP टू लोकेशन इसका IP था 185.70.43.25। हमें यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिल जाते हैं बाकायदा। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे हम गूगल अर्थ को दे के इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं इनके सर्वर की। तो उस लिहाज से भी अगर आप कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं और उसकी लोकेशन थ्रू ईमेल देखनी है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं थ्रू IP एड्रेस। पहले उस ईमेल का हेडर एनालिसिस करेंगे, हेडर से हमें उसका IP एड्रेस मिलेगा, उस IP एड्रेस से हम उसके IP टू लोकेशन ट्रेस करेंगे, और उसके बाद हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। उन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए हम उसकी जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। इवन थ्रू फिशिंग हमने देखा था कि जेड फिशर यूज़ किया था, जिसके अंदर हमें एक सिर्फ अगला बंदा जो है वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, उसका IP एड्रेस कैप्चर हो जाता है। तो आप अगर वहाँ पे भी आपको IP एड्रेस कहीं पे कैप्चर हो जाता है, आप थ्रू दैट IP एड्रेस किसी की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा व्यू आ रहा है। इस बिल्डिंग से ट्रांसफ़र हुआ है जी, ये ईमेल इस बिल्डिंग से जो है ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह से अगर मैं
खुद का आईपी एड्रेस देखूं, हमने आईपी एड्रेसेस के ऊपर देखा था कि दो किस्म के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है। हमने इसके ऊपर डिबेट किया नहीं की? एनीवन? पाकिस्तान फैसलाबाद, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और सीधा गूगल अर्थ के ऊपर चलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर मैंने कुछ दिन पहले एक चीज ऑब्जर्व की थी, जब मैं विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फ़िग लिखती थी तो वो डिफरेंट आईपी देता था। जब काली लिनक्स पे इफ कॉन्फ़िग लिखते थे तो वो डिफरेंट आईपी देता था, और व्हाट इज माय आईपी एड्रेस ये वाली वेबसाइट डिफरेंट आईपी दे रही थी। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा जी, आप ये कह रही हैं कि आपकी डिवाइस के अंदर मौजूद वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपका लिनक्स है वो अलग आईपी दे रहा था, ऐसे ही? और यस सर। आपके विंडोज़ जो है वो अलग आईपी एड्रेस दे रहा था, और इसके साथ साथ आपका, अगर आप इवन गूगल करेंगे ना यहाँ पे आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, तो वो अलग होगा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ ये क्यों होता है। अभी फ़िलहाल मेरी लोकेशन कहाँ पे है? ये वाली बिल्डिंग है। सामने कब्रिस्तान भी है और सामने हमारा एक स्कूल भी है। अच्छा जी, ये था ईमेल एनालिसिस। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं एक यस बार सर। मोबाइल पे ज्वाइन करके ना, मैं आपको थ्रू पिक्चर प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बारे में ना थोड़ा समझा दूँ। मेरा कैमरा हो सकता है ऑन हो जाए, तो देख वेख के डर ना जाना। सही है?
आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके जी। मुझे बताना है कि स्क्रीन शो भी हो रही है या नहीं, ठीक है? जी जी हो रही है। ओके। अच्छा, सीन ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा हम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है? ओके। और इसी तरह से एक साइड पे प्यारा सा पड़ोसी है इंडिया। स्क्रीन क्लियर है? मुझे मेरे सिस्टम पे भी ओपन कर लेनी चाहिए ताकि मुझे शो स्क्रीन सही नज़र आ रही है। क्लियर है? थोड़ा सा भी और चेंज करूँ मैं लाइट वाली साइड पे। जस्ट चलें जी, अब काफ़ी रोशनी हो गई है कमरे में। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पाकिस्तान है और ये हमारे पास इंडिया है। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जहाँ पे एक ऑफिस समझ लें, जहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 और कंप्यूटर 4। अब ये 4 कंप्यूटर या मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, इससे बाहर भी हम बना लेते हैं, कंप्यूटर 5, कंप्यूटर 6। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब सेम यहाँ पे अगर मैं ले चलूँ तो हमारे पास यहाँ पे भी डिफरेंट कंप्यूटर्स कर लेते हैं या डिवाइसेस कर लेते हैं, C1, C2, C3, C4 और C5। अब जब भी कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन होती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ गेटवेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जितनी भी ट्रैफिक जाती है आपको पता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए जाती है। ऐसे ही अगर आप जैज़ कैश यूज़ कर रहे हैं तो जैज़ कैश का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं टेलीनॉर तो उसके लिए अलग उनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलीनॉर है। अगर आप PTCL यूज़ कर रहे हैं तो हमारा PTCL इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब हम देखते हैं कि किसी भी नेटवर्क के ऊपर हो हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सारे के सारे एक साथ जो है वो सिंक्रोनाइज होते हैं। अब अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें जिस तरह से इंडिया है तो इसके अंदर जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं लाइक एयरटेल हो गई, ठीक है, इसी तरह से एक यहाँ पे और कर लेते हैं जियो हो गई, ठीक है, इनका एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज़ अ वोडाफोन, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे के सारे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं इन डिवाइसेस को और इंटरनेट जब प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये कम्युनिकेट करती हैं, अपनी जितनी भी ट्रैफिक जो है वो राउट करती हैं इंटरनेट पे। अब ये सारे के सारे ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके लोकल गेटवेज होते हैं। क्या होते हैं? लोकल गेटवेज, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और सिंक्रोनाइज होते हैं। अब इन्हें कहते हैं डोमेस्टिक गेटवेज। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक गेटवेज। ये सारे के सारे डोमेस्टिक गेटवेज कहलाएंगे। हर कंट्री का, हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक डोमेस्टिक गेटवे मौजूद है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो सारा इंटरनेट जो है वो उन डिवाइसेस को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में देखूं तो ये सारी की सारी डिवाइसेस जो है वो थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं। और इसके बाद हमारे पास जैज़ है, हमारे पास टेलीनॉर है, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जोंग भी है। तो इनके सारे के सारे जो गेटवेज हैं यहाँ पे इनके अलग से सर्वर मौजूद हैं, दैट इज़ कॉल्ड गेटवेज। और ये सभी के सभी गेटवेज के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं और एक हब की तरह एक हब क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इन्हें जब कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन करनी है तो ये सारे के सारे कनेक्ट होते हैं इंटरनेशनल गेटवेज के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक बड़ा सा सर्वर क्रिएट कर दूँ और सेम हमारे पास यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे थ्रू सी लेवल आपने सुना होगा कि समंदर में शार्क ने जो है वो इंटरनेट की केबल काट दी है या डैमेज हो गई है, टूट गई है, तो वो थ्रू इंटरनेशनल गेटवेज, यानी इंडिया का गेटवे यहाँ पे, पाकिस्तान का यहाँ पे, और दरमियान में जितनी एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी वो थ्रू इंटरनेशनल गेटवेज होगी। अब हमने देखा कि अगर कंप्यूटर 1 को इंडिया से कम्युनिकेट करना है पाकिस्तान के किसी कंप्यूटर के साथ, तो ये पहले इंटरनेट के ऊपर जाएगा, जिस भी डिवाइस के ऊपर जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास है ये उसके सर्वर पे मूव करेगा, उनके सर्वर से बाकायदा ये इंटरनेशनल गेटवे के ऊपर मूव करेगा। इंटरनेशनल गेटवे के बाद ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल गेटवे के ऊपर मूव करेगा और उसके बाद ये जिस भी कंपनी की डिवाइस है जिसके साथ इसने कम्युनिकेट करना है ये उस कंपनी के गेटवे के ऊपर जाएगा, जिसे हम डोमेस्टिक गेटवे कहते हैं, और फिर ये थ्रू इंटरनेट ये उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इजी है। अब नेक्स्ट आते हैं कि फॉर एग्जांपल पिक्चर तो ठीक आ रही है ना? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से, वाइट बोर्ड है नहीं तो इस वजह से आपको यही करना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा पिक्चर ड्रा कर लूँ वंस अगेन। दैट इज़ अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और अभी मैं डोमेस्टिक गेटवेज को हटा के सीधा इंटरनेशनल गेटवेज ही बना रहा हूँ, ठीक है। और कीप इन माइंड इंटरनेशनल गेटवेज जो है वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं थ्रू हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ये वायरलेस नहीं होते, ठीक है, ये हमेशा हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ये भी एक इंटरनेशनल गेटवे के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेशनल गेटवे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, और यहीं पे मेरे पास इंडिया के अंदर मौजूद है कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 5 कर लें, कंप्यूटर 6 है, कंप्यूटर 7 है और कंप्यूटर 8 है। अब कीप इन माइंड
जब भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी डिवाइस आएगी, किसी किस्म की भी डिवाइस है, उसे इंटरनेट के ऊपर आने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए? एक आईपी एड्रेस चाहिए। उस आईपी एड्रेस के अलावा वो इंटरनेट के ऊपर ना कम्युनिकेट कर सकता है और ना एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक यूनिक एड्रेस चाहिए उसे इंटरनेट के ऊपर बाकी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए। जाहिर है आप किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस डिवाइस का भी एड्रेस होगा जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अपनी डिवाइस का भी आपका एड्रेस होगा कि वापस ट्रैफिक आए तो उस एड्रेस पे आए। तो हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं दो किस्म के, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। अब फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 5 है, ये इंटरनेट पे आया और इसे एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये आईपी एड्रेस कहाँ से लेगा? अपने माइक ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बोल सकते हैं। ये माइक, ये अपना आईपी एड्रेस कहाँ से लेगा? दरअसल जो ये हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है ना, एक तो हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट होता है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है ना, वो हमारा जो डीएचसीपी सर्वर होता है ना, वो असाइन करता है। और जो पब्लिक आईपी आती है हमारे पास आईएसपी से, वो हमें असाइन होती है ट्रिपल पी ओई सर्वर से, या बीरैश सर्वर भी कहते हैं जिसे। और उसके पीछे होता है रेडियस सर्वर और ट्रिपल ए सर्वर, जहाँ से ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होती है। सही हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसे सिंपल वे के साथ बताऊं तो ये, अब इनको भी आईपी एड्रेस चाहिए, इनको भी आईपी एड्रेस चाहिए, और इन्हें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक इंडिया के अंदर एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, जियो, पाकिस्तान में जैज़, टेलीनॉर, जोंग, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। इवन आपका पीटीसीएल, वो भी हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये सारी डिवाइसेस आईपी एड्रेस लेंगी, ठीक है। इन्हें आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करेगा, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईपी एड्रेस कौन असाइन करेगा? एक ओवर द इंटरनेशनल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड आईना, ठीक है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सिस्टम्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विसेज हैं, ये सभी को आईपी एड्रेस असाइन करती है, ठीक है। और बकायदा ये सेल करती है आईपी एड्रेसेस हर कंपनी को, चाहे वो जैज़ है, टेलीनॉर है, या इंडिया में मौजूद कोई कंपनी है, या अमेरिका, यूएस, जहां मर्जी है, उसे जो भी आईपी एड्रेस चाहिए होगा अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, वो इस कंपनी से बाय करेंगे, आईना से, ठीक है। अब आईना जो है, इसके पास ये जो आईपी एड्रेस असाइन करेगा, तो क्या सीन होगा? फॉर एग्जांपल जैज़ के कस्टमर हैं 8 लाख कस्टमर कर लो, ठीक है, एट ए टाइम 8 लाख कस्टमर है। तो ये आईना से 8 लाख आईपी एड्रेस नहीं असाइन लेंगे, ठीक है। ये अगर 8 लाख आईपी एड्रेसेस लें और अच्छी खासी कीमत बन जाती है, अगर 8 लाख है और मल्टीप्लाई बाय लाइफ टाइम एक आईपी एड्रेस के लिए ये 5000 भी पे करें, तो ये कितने बन जाते हैं? काउंट करो। तकरीबन करोड़ों में बात गई है, ठीक है। तो 8 लाख आईपी एड्रेसेस, पर आईपी एड्रेस 5000 मिनिमम फॉर लाइफ टाइम आईपी एड्रेस। तो इतना बजट जो है, या इतना खर्चा करने के बजाय क्या करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, वो एक पूल क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक पूल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड DHCP पूल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक
होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आईना से अपना पूरा एनालिसिस करते हैं कि हमें आईपी एड्रेस कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि दिन में हमारे जो टोटल यूज़र्स हैं वो 8 लाख हैं। दिन के अंदर जो यूज़र ओपन करते हैं सिस्टम्स या ओवर द इंटरनेट आते हैं वो मिसाल के तौर पे 5 लाख हैं, ठीक है। और वो शाम के अंदर देखते हैं जी कि शाम में यूज़र हमारे पास जो है वो 4 लाख इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हैं। दोपहर में देखते हैं कि वो 2 से 3 लाख कनेक्टेड हैं। तो वो 8 लाख की बजाय वो एक मिनिमम रेंज के अंदर, लिमिटाइज रेंज के अंदर आईना से 8 लाख की बजाय 5 लाख या 4 लाख आईपी एड्रेस बाय कर लेते हैं, ठीक है। कितने कर लेते हैं? 8 लाख की बजाय 4 लाख। अब सीन क्या होता है, DHCP के अंदर वो सारे के सारे आईपी एड्रेस मौजूद होते हैं। उसे एक रेंज दे दी जाती है कि मेरे पास ये सारे आईपी एड्रेस मौजूद हैं और इस DHCP की हेल्प से बाकी आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं उन डिवाइसेस को जिन्हें इंटरनेट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है मेरी, इसका आईपी एड्रेस है 192.0.0.1, ठीक है। और इसे आईपी एड्रेस इसे इंटरनेट चाहिए, ये DHCP से ले लेगा, ठीक है। और DHCP आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कॉन्फ़िगर कर रखा है। आईना से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आईपी एड्रेस लिया और वो आईपी एड्रेस डिवाइस को दे दिया गया। अब सीन ये होता है, जब ये डिवाइस ऑफलाइन होती है ना, ये आईपी एड्रेस दोबारा उस पूल में गिर जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये डिवाइस है, इसे आईपी एड्रेस चाहिए, तो हो सकता है ये जब डिस्कनेक्ट हुई थी, ये आईपी एड्रेस जब इस पूल में गिरा था, ये दोबारा दूसरी डिवाइस को आईपी एड्रेस वही असाइन हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस को मल्टीपल टाइम्स के लिए यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। DHCP पूल के अंदर जहां 8 लाख आईपी एड्रेसेस यूटिलाइज होने थे, वहां 4 लाख से काम चला लिया जाता है कि जो भी डिवाइस डिस्कनेक्ट होगी उसका आईपी एड्रेस दोबारा पूल में गिर जाएगा और कोई और डिवाइस पूल से फेच कर लेगी। क्लियर है? ओके। अब ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना DHCP के अंदर, ये बकायदा हर टाइम चेंज होते रहते हैं। आप इंटरनेट से जब भी डिस्कनेक्ट होंगे और दोबारा से कनेक्ट होंगे, आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। आप डिवाइस को रीबूट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि DHCP पूल में वो गिर जाता है जब भी आप ऑफलाइन जाते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन आते हैं तो DHCP से एक नया आईपी एड्रेस आपको असाइन होता है। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। क्या कहलाता है? डायनेमिक आईपी एड्रेस, जो कि मेरा एक क्वेश्चन है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर देखिए, अगर आईपी चेंज हो जाता है तो देखिए, हमने एक ईमेल अभी एनालाइज की थी, उसमें भी एक आईपी था सोर्स का, तो फिर उसकी सेम आईपी पे सेम लोकेशन कैसे आई? उसका क्या आईपी चेंज नहीं हुआ होगा? हाँ हाँ, अब आगे की कहानी तो सुन लें, करते हैं। मुझे मेरे सिस्टम का अभी कोई एक बार ये काम करा। आवाज ठीक है? नॉइस तो नहीं आ रही ना? कोई एक बंदा बोलेगा, मुझे पता चले कि आपकी आवाज मुझे सिस्टम पे सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये सारी कहानी थी डायनेमिक आईपी एड्रेसेस की। अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है या मुझे बकायदा
कोई सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च करना है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, या मुझे अपनी कंपनी ओपन करनी है, तो क्या सीन होता है, मैं डायनेमिक आईपी एड्रेस पे लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, तो जितनी भी डिवाइसेस हैं या वेबसाइट्स हैं वो आईपी एड्रेस उनका उसके आईपी एड्रेस से भी कम्युनिकेट करती हैं, ओपन होती हैं। तो अगर वो आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो मेरा वो बिजनेस ही नहीं कामयाब, चल भी नहीं सकेगा। एक बंदा एक बार आता है मेरी साइट पे, उसका आईपी एड्रेस एक बार और है, दूसरी बार वही आईपी एड्रेस से एक्सेस करने लगता है, तो आईपी एड्रेस तो वो होगा ही नहीं। जस्ट लाइक मार्केट के अंदर आप एक शॉप ओपन करें, एक दिन आप एक शॉप पे रहें, दूसरे दिन आप दूसरी शॉप पे मूव कर दें, तीसरे दिन आप चौथी शॉप पे मूव कर दें, तो आपके कस्टमर टिक नहीं पाएंगे, राइट। तो मुझे ये डायनेमिक आईपी एड्रेस से छुटकारा पाने के लिए मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक स्टैटिक आईपी लेना पड़ता है, ठीक है। अब वो स्टैटिक आईपी इस डीएचसीपी पूल का हिस्सा नहीं होता, आपको एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस असाइन कर लिया जाता है कि भाई जब भी इंटरनेट के ऊपर आना है ना, या जब भी आपको अपनी वेबसाइट कोई लॉन्च करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख लेता हूँ कि आपको एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस चाहिए, तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करेंगे और एक आईपी एड्रेस डेडिकेटेड बाय कर लेंगे। कीप इन माइंड, जब भी आप डायनेमिक यूज कर रहे हैं ना, तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ इंटरनेट के लिए पे कर रहे हो, आप आईपी एड्रेसेस के लिए पे नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस लेते हैं तो उसके लिए आपको बकायदा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पे करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई उन्होंने जहां एक आईपी एड्रेस को मल्टीपल डिवाइसेस के लिए यूज करना था, वहां पे वो सिर्फ आपको एक आईपी एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से उन्हें जो स्टैटिक आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ता है उसके लिए वो चार्ज करते हैं। अब सीन ये हुआ कि आयना ने आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए डीएचसीपी पूल के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आगे डिवाइसेस को दे दिया। तो ये तो था कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैज़ हो गई, टेलीनॉर हो गई, जोंग हो गई, जिन्होंने हर डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, तो उनके लिए तो इजी रहता है सीन, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज भी कर रहे हैं आवाम से और अच्छा खासा उनके पास बजट भी है, वो तो बाय कर सकते हैं। एक मेरे जैसा गरीब सा बंदा एक कंपनी के अंदर एक कंपनी ओपन करता है और उस कंपनी के अंदर 500 सिस्टम्स हैं। कितने हैं? 500। अब मैंने कहा कि हर डिवाइस को ओवर द इंटरनेट जाने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए। मैं ये 500 आईपी एड्रेस अगर आयना से बाय करूं तो पर आईपी एड्रेस मुझे अगर 5000 भी पे करना पड़े फॉर लाइफ टाइम, तो ये तकरीबन कितना बनता है जी? 3 4 5, ठीक है, 25 लाख। इट मीन्स कि मुझे 25 लाख पे करना पड़ेगा आयना को, तो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। आयना से बाकायदा बताया गया इसे, भाई अगर आप आईपी एड्रेसेस देते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज तो परचेज कर लेंगी, छोटी कंपनीज का क्या बनेगा? छोटी कंपनी इतने आईपी एड्रेसेस परचेज नहीं कर सकते, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे इतने बजट के अंदर जो है वो परचेज नहीं कर सकते। मेरा स्टार्टअप ही सिर्फ 5 या 10 लाख का है और मुझे 25 लाख पे करना पड़ जाए आयना को, तो मसला है ना। तो आयना ने एक सोल्यूशन दिया। इसने कहा कि भाई अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर मौजूद हो ना, और अपनी डिवाइसेस के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करवानी है, एक डिवाइस दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, दूसरी तीसरी के साथ, चौथी पांचवी के साथ, तो अगर इंटरनल कम्युनिकेशन करवानी है ना, तो मैं आपको एक क्लास देती हूँ, एक आईपी एड्रेसेस की क्लास देती हूँ। उन आईपी एड्रेसेस की क्लास के ऊपर
आप बकायदा अपने सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और इन्हें एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की क्लास दे दी गई कि भाई अपनी डिवाइसेस को इन क्लासेस में से कोई सा भी आईपी एड्रेस असाइन कर लोगे ना तो वो आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, अब मसला ये था कि इन आईपी एड्रेसेस को, इन सारी डिवाइसेस को बाकायदा एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी चाहिए ओवर द इंटरनेट जाने के लिए। तो क्या सीन हुआ, यहाँ पे एक राउटर आ गया, इस राउटर के साथ ये इंटरनल पूरा नेटवर्क कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे और ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टोटली फ्री हैं, आप खुद असाइन कर सकते हैं हर डिवाइस को। ठीक है, पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे खुद असाइन कर सकते हैं और ये टोटली फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप इन डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट ले जाना है तो तब आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो अब सीन ये हुआ, दरम्यान में एक राउटर आ गया और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल, इसका क्या काम था कि जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें ट्रांसलेट करेगा पब्लिक के अंदर, और जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें ट्रांसलेट करेगा प्राइवेट के अंदर। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी जगह पे, किसी भी, अगर आप हॉस्टल में हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप किसी ऑफिस के अंदर हैं, तो उन्हें एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। आपने देखा होगा कि राउटर को जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक आईपी एड्रेस वहाँ पे, उसके ज़रिए आप उस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। वो आईपी एड्रेस आपका सिर्फ एक सिंगल आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और उस सिंगल आईपी एड्रेस से उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है बाय नेट प्रोटोकॉल, जहाँ पे आपका पब्लिक प्राइवेट के अंदर ट्रांसलेट होता है और प्राइवेट आपका पब्लिक के अंदर ट्रांसलेट होता है। तो इस तरह से ये सूरत हाल भी देख ली गई कि अगर आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है तो आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ करेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाना है तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेसेस चाहिए। दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, जो कि आपके इंटरनल नेटवर्क के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को पब्लिक के अंदर ट्रांसलेट करेगा और पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट के अंदर ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब आयना ने हमें पब्लिक भी दिए, प्राइवेट भी दिए। कीप इन माइंड, पब्लिक के लिए ये पे करते हैं, ठीक है, आपको पब्लिक परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट फ्री हैं। ठीक है, और किसी कंपनी से आपको बकायदा कोई डेडिकेटेड आईपी एड्रेस चाहिए जो कि सारी ज़िंदगी सिर्फ आपका एक आईपी एड्रेस हमेशा के लिए रहे, तो आप उसके लिए भी पे करते हैं। ठीक है, तो उसकी क्लासेस हैं स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक आपका डेडिकेटेड रहता है और डायनेमिक हमेशा चेंज होता रहता है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट ट्रांसलेशन करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है जो कि आपकी जो प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें ट्रांसलेट करता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इजी है? अच्छा जी, अब आपकी रहेगी 15 मिनट की क्लास। हम दोबारा, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, हम इससे अगली कहानी देखते हैं। ठीक है, ओके।
जी आ रही है। और क्लियर है, लैग तो नहीं कर रही है, डबल तो नहीं आ रही? जी क्लियर आ रही है। ओके जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, पब्लिक, प्राइवेट, डायनेमिक और स्टैटिक और आईना से रिलेटेड, नेशनल गेटवेज, इंटरनेशनल गेटवेज, क्लियर है? ओके सर जो DHCP से सबको आईपीस मिल रहे होते हैं वो पब्लिक होते हैं? जो आपके, जी वो पब्लिक होते हैं सारे के सारे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो सारे के सारे पब्लिक प्रोवाइड करेगा, ठीक है? और क्वेश्चन आया है कि अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा कि हमारी इंटरनेट के ऊपर कंट्री टू कंट्री जब कम्युनिकेशन होती है तो वो इंटरनेशनल गेटवेज के साथ होती है, ठीक है? थ्रू इंटरनेशनल गेटवेज। एक सर्वर यहाँ पे इंडिया में है, एक सर्वर पाकिस्तान पे है, और ये दोनों सर्वर पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है? और इधर पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक आ रही है इस सर्वर पे, और इधर पूरी इंडिया की ट्रैफिक आ रही है इस सर्वर पे। दोनों कंट्रीज को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इन सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और ये कनेक्ट करते हैं थ्रू हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए से, ठीक है? और ये समंदर के रास्ते से जो है और केबल के रास्ते से, ज़मीनी और समुद्री रास्ते के साथ ये इन्हें कंट्री टू कंट्री आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है? पाकिस्तान में भी जितना इंटरनेट आ रहा है वो थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक है? तो अब जब कंट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और आपस में उनकी कम्युनिकेशन करवानी है, यानी जैज़ वाला टेलीनॉर से बात कर सके, टेलीनॉर वाला जोंग से बात कर सके, आपस में इनका जो डाटा शेयर करना है उनके लिए अलग से हर कंपनी का एक सर्वर है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक गेटवे, ठीक है? जिसके ऊपर हर कंपनी ने आपस में डोमेस्टिक गेटवेज को कनेक्ट कर रखा है और सिंक्रोनाइज कर रखा है कि जो भी कम्युनिकेशन कंट्री के अंदर मौजूद है वो डोमेस्टिक गेटवेज के साथ होगी, और कंट्री से बाहर जो भी ट्रैफिक जाती है वो हमारी इंटरनेशनल गेटवेज के साथ होती है। क्लियर है? अंदर यही क्वेश्चन था। अच्छा यारों, आईना हो गया, DHCP पूल हो गया, और ये सारा कुछ हो गया। अब मज़े की बात, एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता चलूं। यहाँ पे इंटरनेशनल गेटवे और यहाँ पे भी इंटरनेशनल गेटवे, और ये आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और एक साइड पे यहाँ पे भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इनके अलग से डोमेस्टिक गेटवेज हैं, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक सिस्टम मौजूद है, एक कंप्यूटर है, और एक यहाँ पे इंडिया के अंदर एक यहाँ पे एक कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है? और यहीं पे मैं एक सर्वर भी बना लेता हूँ जिसके ऊपर हो सकता है कोई वेब एप्लीकेशन पोस्टेड हो, और इधर भी हम कोई एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई वेबसाइट पोस्टेड है। अब होता क्या है कि मैं अपनी कंट्री में मौजूद हूँ, मैं यहाँ डिवाइस A से डिवाइस B तक कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल facebook.com कर लेता हूँ। जब मैं facebook.com ओपन करता हूँ तो
ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया का सर्वर है जहाँ पे facebook.com जो है वो पड़ी है, यानी facebook.com का एक सर्वर है जो कि इंडिया में पड़ा है या यूएसए में पड़ा है, यूएसए कर लेते हैं, ठीक है। और मैं पाकिस्तान में बैठा इस facebook.com को अपने गूगल क्रोम के ऊपर जब सर्च करता हूँ, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे बैठा मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन करता हूँ या जो भी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और मैं सिर्फ टाइप करता हूँ जी facebook.com, तो मेरे कंप्यूटर को तो नहीं आइडिया होता ना कि facebook.com का एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। हो सकता है कि इसका आईपी एड्रेस ये हो, ठीक है, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं होता, इससे सिर्फ इतना पता होता है कि भाई मुझे यूज़र ने facebook.com दिया है। और कीप इन माइंड जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो तो थ्रू आईपी एड्रेस होती है। तो क्या होगा जब यूज़र लिखेगा ना facebook.com, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड DNS का, डोमेन नेम सिस्टम का, ठीक है। जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी एड्रेस देता है ना, तो आपको साथ साथ ये DNS सर्वर भी प्रोवाइड करता है। अब इस DNS सर्वर के अंदर एक टेबल होता है, टेबल के अंदर लिखा होता है जी फला डिवाइस का ये आईपी एड्रेस है और उसकी डोमेन ये है, यानी फेसबुक का ये आईपी एड्रेस होगा, गूगल का ये होगा, ठीक है, अमेजोन का ये होगा, कोई भी साइट है दुनिया की उसका आईपी एड्रेस उसकी डोमेन लिखी होगी। जस्ट लाइक योर फोन बुक जिसके अंदर आपके दोस्तों के नंबर किसी नाम के साथ सेव होते हैं, आप नंबर याद नहीं रख सकते तो आप सिर्फ नाम से सर्च करते हैं। तो जब भी इस डिवाइस ने, यानी यहाँ पे हमने facebook.com लिखा, तो क्या होगा, ये डिवाइस ये facebook.com की रिक्वेस्ट लेके जाएगी DNS पे कि भाई मुझे यूज़र ने कहा है facebook.com, तो मुझे तो पता नहीं है इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो DNS को ये क्यूरी करेगा, ठीक है, इससे पूछेगा, DNS अपनी डेटाबेस में देख के इसे आईपी एड्रेस उठा के दे देगा, ठीक है। और वही आईपी एड्रेस ये डिवाइस फिर लेके इंटरनेट के ऊपर जाएगी और फिर ये इंटरनेशनल गेटवे से होके ये उस सर्वर तक पहुंचेगी सारी रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बकायदा जब यहाँ तो अब ये DNS सर्वर्स जो होते हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है जब भी हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो जब भी हमें कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो पहले क्यूरी जाती है उनके DNS सर्वर पे, ठीक है, और DNS सर्वर से डोमेन ट्रांसलेट होती है आईपी एड्रेस में, ठीक है। जिस तरह से .com है, .edu है, .pk है, ठीक है, फेसबुक है, गूगल है, कोई भी डोमेन है वो इस DNS सर्वर पे जाएगी पहले रिक्वेस्ट, DNS सर्वर उसका आईपी एड्रेस देगा कंप्यूटर को, ठीक है, और फिर वो कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर उस आईपी एड्रेस को लेके जाएगा और उस साइट को ओपन कर लेगा, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब सीन ये होता है कि ये डेटाबेसेस जो होती है ना DNS की, ये सिर्फ कंट्री टू कंट्री लाया कर रही होती हैं और साथ साथ ये अपडेट होती तो रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी वेबसाइट, यानी कोई एक ऐसी वेबसाइट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी Ramzan.com, तो दुनिया में पहले Ramzan.com की कोई साइट थी ही नहीं, ठीक है, और मैंने बिल्कुल न्यू लॉन्च की है और उसका आईपी एड्रेस किसी को नहीं पता, ये बाकायदा लॉन्च हुई इंडिया के अंदर, इसका आईपी एड्रेस किसी को नहीं पता, हुई है। और इस वेबसाइट को मुझे पाकिस्तान में से ओपन करना है, तो मैं क्यूरी करूँगा भाई टेलीनॉर से, मैं क्यूरी करूँगा जोंग के DNS से, मैं क्यूरी करूँगा इससे PTCL के DNS से, तो क्या सीन होगा,
ये सारे के सारे डीएनएस तो कंट्री लेवल पे हैं और साथ साथ इनकी डेटाबेस में उसका आईपी एड्रेस तो अपडेट ही नहीं हुआ, तो ये वेबसाइट ओपन ही नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि ये एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इनकी डेटाबेसेस अपडेटेड ही नहीं है किसी न्यू आईपी एड्रेस से। तो इस लिहाज से एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक हमारे पास लोकल डीएनएस होता है। क्या होता है? लोकल डीएनएस, जिसे हम गूगल डीएनएस कहते हैं, गूगल डीएनएस सर्वर। आपने आईपी एड्रेस देखा होगा 8.8.8.8, ये आईपी एड्रेस गूगल डीएनएस सर्वर का होता है, लोकल डीएनएस सर्वर का, ठीक है। आपकी डिवाइस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस से अगर आईपी एड्रेस नहीं मिलता तो ये क्यूरी करती है गूगल से, और गूगल के पास जब भी ओवर द इंटरनेट कोई भी डिवाइस आती है तो उसके अंदर वो एंट्री रजिस्टर हो जाती है। फिर ये गूगल का डीएनएस आपकी डिवाइस को आईपी एड्रेस देगा और आपकी डिवाइस उस आईपी एड्रेस को लेके इंटरनेट के ऊपर मूव कर जाएगी, ठीक है, और इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है। क्लियर है? ओके। यस सर। अब सम टाइम क्या होता है, एक होता है रिकर्सिव क्यूरी और एक होती है नॉन रिकर्सिव। ये डीएनएस क्यूरीज होती हैं कि किसी डिवाइस को कोई आईपी एड्रेस चाहिए तो वो क्यूरी करती है, ठीक है, डीएनएस सिस्टम से, डीएनएस सर्वर से। अब से होता ये है कि मिसाल के तौर पे ये डीएनएस सर्वर है, इसके साथ एक और डीएनएस सर्वर कनेक्टेड होगा, इसके साथ एक और डीएनएस सर्वर कनेक्टेड होगा, ठीक है, और ये डीएनएस सर्वर बाकायदा एक वे के साथ, एक फॉर्मेट के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे .com वाला सर्वर है, यहाँ पे .edu.com वाला सर्वर है, ठीक है, सब डोमेन आ गई। यहाँ पे .edu.pk.com वाला सर्वर है, ठीक है। तो पहले क्यूरी जाएगी पहले सर्वर पे, इसे वहाँ से आईपी एड्रेस नहीं मिलता तो ये मूव कर जाएगी दूसरे सर्वर पे, इसे वहाँ से आईपी एड्रेस नहीं मिलता तो फिर ये तीसरे डीएनएस के पास जाएगी और वहाँ से आईपी एड्रेस ला के फिर वापस उस कंप्यूटर को देगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव, ठीक है। और नॉन रिकर्सिव के अंदर क्या होता है कि पहले ही डीएनएस से आपको क्यूरी मिल जाए, आईपी एड्रेस मिल जाए, ठीक है। ये दो टाइप्स होती हैं, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव की। हमने डीएनएस देख ली, हमने डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, हमने नेशनल गेटवेज भी देख लिया, और हमने देख लिया। तो ये डायरेक्ट आईपी एड्रेस क्या होते हैं और स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इसके साथ साथ हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस भी देख लिए, पब्लिक भी देख लिए, और हमने तकरीबन अच्छा खासा नेटवर्किंग को भी, इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लोर कर लिए। क्लियर है? हिम्मत है आगे पढ़ने की? यस सर। ओके जी, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जिंदा हो सब? मरवर तो नहीं है? रोजे कैसे जा रहे हैं? चलें जी, हमने ट्राई हैकमी के ऊपर एक रूम क्लियर करना है और साथ साथ
आपने वो रूम्स कंप्लीट करके लिंक्डइन के ऊपर आपने बाकायदा पोस्ट भी करने हैं, ठीक है। हम चलते हैं जी ट्राई हैकमी पे, और ट्राई हैकमी को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने, यहीं पे ही कर लूँ तो कोई मसला नहीं है। ट्राई हैकमी, आपने जाना है जी सर्च के ऊपर। यहाँ पे आप लिखेंगे पैरामिड्स ऑफ पेन। पैरामिड ऑफ पेन, ठीक है। और इससे पहले एक रूम है इंट्रोडक्शन टू सॉक, मैंने आपको वो उसका बकायदा शेयर भी किया था लिंक, तो अगर किसी ने किया है तो वेल एंड गुड है। इंट्रोडक्शन टू सॉक, सॉक फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू सिम, ये भी आपके पास फ्री रूम्स है। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, सिर्फ आपको पढ़ना ही है, बाकी सब ओके है। नेक्स्ट है जी पैरामिड्स ऑफ पेन। पैरामिड्स ऑफ पेन जो है ये हमारे पास वो मॉडल है जिसके अंदर आप सॉक एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अगर मैं इस रूम को ज्वाइन करूं तो हमने रूम ज्वाइन कर लिया है, फर्स्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। पहले हैश वैल्यूज ट्रेवल, हम सॉक एज अ सॉक एनालिस्ट हमारा काफ़ी सारा जो है वो इस हैश वैल्यूज़ के साथ पंगा पड़ता है, ठीक है। जब भी हम किसी मालवेयर को एनालिसिस कर रहे हैं या कोई फाइल हमारे सिस्टम में इंटर हुई है या किसी विक्टिम की कोई ऐसी एक्टिविटी आई है, या इवन आप फॉर इन्वेस्टिगेशन भी अगर किसी डिवाइस की आपको या किसी फाइल की या किसी ड्राइव की हैश वैल्यूज जनरेट करनी हो तो आपको हैश वैल्यूज रिट्रीवल के साथ गुजरना पड़ता है। हैशेस क्या होती हैं? हैशेस हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ के एक फिक्स्ड लेंथ की एक स्ट्रिंग होती है, एक लाइन होती है। मिसाल के तौर पे SHA-256 है जिसके अंदर 256 बिट की एक 16 करैक्टर के ब्लॉक्स के अंदर जो है वो एक पूरा एक लाइन के अंदर लिखा जाता है आपका कंटेंट। चाहे आपका जितना लंबा पासवर्ड है, जितना का है, वो 256 बिट्स के एक ब्लॉक के अंदर चेंज हो जाता है, इनक्रिप्टेड ब्लॉक के अंदर। उसे कोई अनइनक्रिप्ट नहीं कर सकता, डीक्रिप्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास उस एल्गोरिथम की की मौजूद ना हो। तो ओवर द इंटरनेट आपकी जितनी भी ट्रैफिक जाती है वो बकायदा इन एल्गोरिथम्स के साथ इनक्रिप्ट होके जाती है, सो दैट कि कोई दरमियान में बैठा मैन इन मिडल अटैक परफॉर्म करके या पैकेट स्नीफिंग या स्पूफिंग करके आपकी कम्युनिकेशन को रीड आउट ना कर सके, ठीक है, उसके ऊपर नज़र ना रख सके। तो 1992 के अंदर रॉन रिवर्स था जिसने MD5 को बनाया था और ये 128 बिट की हैश वैल्यू जनरेट करता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इस 128 बिट की हैश वैल्यूज पर ब्रूट फोर्सिंग होने लग गई और ये अनसिक्योर हो गया, ठीक है। हैश कोलिजन भी होने लग गई कि एक फाइल की दूसरी फाइल के साथ भी हैशेस जो हैं वो मैच होने लग गई। तो हर फाइल की, हर एंटिटी की एक यूनिक हैश होती है जिसकी बेस पे वो पहचानी जाती है। जब हैश कोलिजन होने लग गई
तो मल्टीपल फाइल्स की सेम हैश आने लग गई, तो उस लिहाज से मल्टीपल पासवर्ड्स की सेम हैश आने लग गई। तो उन्होंने कहा जी MD5 जो है वो फेल हो गया है, अब डिवाइसेस और लोग ज़्यादा होने लग गए हैं, तो अब इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए हमें और एल्गोरिथम लॉन्च करने चाहिए। निस्ट आई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आई USA की, उन्होंने कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं वो बनाए और इंट्रोड्यूस करवाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी भी ये चल रहे हैं, जिनके ज़रिए आपका डाटा इनक्रिप्ट होता है। और आपकी डिवाइसेस के ऊपर, आपकी वेबसाइट्स के ऊपर भी जो पासवर्ड्स स्टोर होते हैं वो भी हैश वैल्यूज़ के अंदर स्टोर होते हैं, वो एज इट इज़ टेक्स्ट फॉर्म के अंदर नहीं सेव होते, वो एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक सीक्रेट एल्गोरिथम के अंदर इनकोड होके, इनक्रिप्ट होके वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो जब भी आप एज अ सॉक एनालिस्ट काम कर रहे हैं तो आपको फाइल्स की हैश वैल्यूज जनरेट करनी पड़ती हैं, आपको ड्राइव्स की हैश वैल्यूज, आपको इंसिडेंट्स की, एक एक चीज़ की, आपको किसी भी चीज़ की हैश वैल्यू जो है वो जनरेट करनी पड़ सकती है। तो उस लिहाज से हमारे पास वायरस टोटल भी है, जिसके ऊपर सिंपल आप IP एड्रेस देते हैं या आप सिंपल वहाँ पे फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये जो नीचे आपके पास एक स्ट्रिंग आती है, ये ऊपर एक स्ट्रिंग आती है, ये हमारे पास हैश वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक और वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड मेटा डिफेंडर क्लाउड, OPS वाट। तो मेटा डिफेंडर क्लाउड बाकायदा आपको ये भी हेल्प करती है कि आप डिफरेंट फाइल्स की हैश वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट कर सकें। और हमने बाकायदा लिनक्स के ऊपर भी कमांड्स देखी कि अगर आपको कोई भी हैश जनरेट करनी है किसी भी एल्गोरिथम की, तो आप थ्रू लिनक्स टर्मिनल भी कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो हमने वहाँ पे भी देखा कि आप विंडोज़ के ऊपर किस तरह से कोई भी हैश जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे sum5 लिखा, उसके बाद हमने MD5 लिखा था, और आगे उसके बाद हमने फाइल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, और उसके बाद हमें उसने हैश जनरेट कर दी थी। सेम हमारे पास यहाँ पे भी वास्प डिफेंडर है, मुझे इसका बाकायदा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसकी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे हम हैश वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एक हैश वैल्यू, एक IP एड्रेस, URL, डोमेन, ठीक है, कुछ भी देंगे तो उसकी हैश वैल्यू हमें जनरेट करके ये डिफाइन करेगा, जस्ट लाइक टोटल वायरस। और अगर आप बाकायदा अपने लैपटॉप पे हैं और आपको थ्रू कमांड टर्मिनल या आपको पावर शेल के ज़रिए किसी भी एल्गोरिथम के अंदर हैश वैल्यू जो है वो बनानी है, तो सेम आप गेट फाइल हैश कमांड के साथ बना सकते हैं। और हैश वैल्यूज़ इतनी सेंसिटिव होती हैं कि एक फ़ाइल के अंदर कोई एक फुल स्टॉप भी ऐड कर दे तो उसकी पूरी हैश चेंज हो जाती है। तो अब कह रहे हैं जी ये एक आपके पास हैश वैल्यू है, और इस हैश वैल्यू को आपने बताना है कि इसका यानी ये किस फाइल की हैश है। तो हैश टू फाइल भी हम निकाल सकते हैं और फाइल टू हैश भी हम निकाल सकते हैं। वायरस टोटल पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे सर्च के ऑप्शन पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे मैं ये हैश एंटर कर दूंगा। तो इस हैश से पता चला कि ये एक कोई एक्सएमएल फाइल है सेल्स रिसिप्ट के नाम से, उसकी हैश वैल्यू है। ये बाकायदा 40 एंटीवायरसेस से डिटेक्ट हुई थी, ठीक है। उसका ये ट्रोजन है, पूरा मालवेयर एनालिसिस कर रखा है। तो ये उस फाइल की हैश हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हमने यहाँ पे सिर्फ नाम देना है कि किस फाइल की हैश थी। ये फाइल कहीं पास में यूज़ हुई है फॉर साइबर अटैक अपने सिस्टम।
तो उसकी एक हैश जनरेट के रख दी गई कि ये दोबारा फाइल किसी सिस्टम पे आए तो वो डिटेक्ट हो जाए डिफरेंट एंटीवायरसेस से, और बाकायदा आप टोटल वायरस पे भी इसकी हैश पेस्ट करके या इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके जान सकते हैं कि ये किस तरह से इसने काम किया। नेक्स्ट आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस से हमें डोमेन नेम्स के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड फास्ट फ्लक्स। फास्ट फ्लक्स के अंदर क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस से काफ़ी सारे और आईपी एड्रेसेस और सिस्टम्स कनेक्ट कर लिए जाते हैं और आईपी एड्रेस को जो है वो हाइड करने की कोशिश की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड फास्ट फ्लक्स। अब ये कह रहे हैं कि फास्ट फ्लक्स से कोई भी आईपी एड्रेस अगर जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है तो वो उसे और क्वारंटाइन करना या उससे बचना जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इन्होंने आपको एक रिपोर्ट दी है, आप ये बाकायदा इसे आप रीड आउट करेंगे और साथ हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कुछ सैंपल्स दिए हैं मालवेयर एनालिसिस के। तो इन सैंपल्स को हम पढ़ के देखेंगे जी। फास्ट फ्लक्स दोबारा एक्सप्लेन करिएगा। फास्ट फ्लक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए जो हैकर्स हैं वो अपने जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें हाइड करने की कोशिश करते हैं एक चेन की फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, चौथे से पांचवें का, और इस तरह से नंबर ऑफ सिस्टम्स के जो आईपी एड्रेसेस हैं उन्हें स्पूफ करके पहले वाले आईपी एड्रेस को, ओरिजिनल आईपी एड्रेस को हाइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सर जैसे टोर ब्राउजर में होता है, जस्ट लाइक ए टोर ब्राउजर। तो उन्हें डिटेक्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया है और हमें कुछ फाइल्स दे रखी हैं। आज एक सॉफ्टवेयर होता है, एक वेबसाइट है जिसे हम एनी रन कहते हैं। एनी रन आपको पूरे मालवेयर एनालिसिस, किसी भी साइट के ऊपर या किसी भी सिस्टम पे कोई भी मालवेयर जाता है या आपको कोई भी मालवेयर मिलता है तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट क्रिएट करके देता है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये रिपोर्ट है जी, जिसके ज़रिए हमने कुछ आंसर्स देने हैं इनके। ये भी एज इट इज़ काम करती है जिस तरह से हमारे पास टोटल एंटीवायरस है, टोटल वायरस है, और कोई भी आप मालवेयर इसे देते हैं तो बाकायदा उस कोई भी फाइल देते हैं अगर तो वो मालवेयर है तो उसकी पूरी एक्टिविटीज़, उसका बिहेवियर एनालिसिस, उस मालवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन, उसके हेडर्स की इंफॉर्मेशन, उसके सेक्शंस की इंफॉर्मेशन। तो किस मशीन के ऊपर अगर कोई मशीन कंप्रोमाइज़ हो गई है तो बाकायदा आप इस एनी रन सॉफ्टवेयर के साथ, इस वेबसाइट के साथ उसके बारे में भी डिटेल्स गैदर कर सकते हैं कि उस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी फाइल्स को उसने, कौन कौन सी डायरेक्टरीज को उसने जो है वो एक्सेस किया है और कहाँ कहाँ पे उसने डैमेज किया, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मालवेयर।
तो अब हमारे पास इसी तरह से कुछ सैम्पल्स हैं। कह रहे हैं आपने रिपोर्ट रीड आउट करनी है। फर्स्ट आईपी एड्रेस मलिशियस प्रोसेस का फाइंड करना, प्रोसेस आईडी है 1632। तो नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस आईडीज हैं। दिस वन, ये किसी भी सिस्टम के ऊपर जब कोई फाइल वहाँ पे मलिशियस एग्जीक्यूट हो जाती है तो एनी रन के साथ हम बाकायदा उसका एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे इसने बताया है कि ये एक फ़ाइल है मलिशियस फाइल bin.exe के नाम से, जो कि इंस्टॉल हुई थी उस सिस्टम पे। बाद उसने कौन कौन से प्रोसेस रन किए और कौन कौन सी साइट्स ओपन की या किस किस जगह पे उसने बाकायदा किस किस आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, तो ये सारा कुछ वो शो कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है प्रोसेस आईडी 1632 की। तो ये मलिशियस फाइल है और ये किस आईपी एड्रेस के ऊपर इसने कम्युनिकेट किया है। तो हम पहले सिंटेक्स देखेंगे, इन्हें कौन सा आईपी एड्रेस चाहिए। उस लिहाज से ये हमारा आईपी एड्रेस दिस वन। तो फर्स्ट टाइम जब इसने कम्युनिकेशन की थी तो इस आईपी एड्रेस से इसने उस मालवेयर ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट रिपोर्ट कहते हैं जी आपके पास दूसरी रिपोर्ट है जिसके अंदर आपने देखना है कि फर्स्ट डोमेन कौन सी थी जिसके साथ वो करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे पास फर्स्ट डोमेन भी यहाँ पे है जिस डोमेन के साथ उसने कम्युनिकेट करने की कोशिश की। और हो सकता है वो हैकर का सिस्टम हो या सर्वर हो, साइट हो, वो अपने सारी कनेक्शन जो है वो वापस कर रहा है। अब हमने लास्ट टाइम देखा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि हम एक फिशिंग लिंक क्रिएट करते हैं, उससे बाकायदा उस को रन कर लेते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं और किसी पर्सन को सेंड करते हैं। वो ओपन करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है एक मलिशियस साइट पे, जिसका जो है वो बाकायदा लिंक कुछ और होता है। तो अगर आपको कोई लिंक सेंड कर रहा है facebook.com का और उसके बैकएंड के ऊपर उसने कोई मलिशियस लिंक एम्बेड कर रखा है, तो उसका बगैर उसे उस साइट पे जाए आप उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने कर रखा है कि एक डिफरेंट साइट्स हैं जिनके ज़रिए आप यूआरएल मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, हैकर्स ने जितने भी फिशिंग ईमेल्स होती हैं या फिशिंग लिंक्स होते हैं, इन साइट्स के ज़रिए उन्हें कस्टमाइज करते हैं और इसी सस्पिशियस यूआरएल आपको ओपन करना है और आपको देखना है कि वो कहीं और रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसकी यहाँ पे हमें टेक्निक बताई होनी चाहिए, नहीं बताई तो हम देख लेते हैं। हम उस आईपी एड्रेस के सामने सिर्फ एक प्लस का साइन देते हैं, ठीक है, उस यूआरएल के सामने और इंटर कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक ये मेरे पास है, एक मेरे पास ये है। जी, फॉर एग्जांपल ये एक यूआरएल है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ये टोटल जो है वो कस्टमाइज कर रखी है इन्होंने। अब ये यूआरएल हमें किस साइट के ऊपर रीडायरेक्ट करेगी, हमने सिर्फ इसके सामने प्लस का साइन लगाना है, इंटर कर देंगे। जब प्लस का साइन लगाएंगे ना तो ये मुझे बताएगा कि भाई ये रीडायरेक्ट कर रही है tryhackme.com पे। ये ओपन नहीं की इसने, डायरेक्ट उस साइट पे नहीं गई। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर, मालवेयर एनालिसिस, जब भी आपको कोई ऐसी यूआरएल मिलती है जो कि फिशिंग यूआरएल हो सकती है, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये डायरेक्ट मुझे कहाँ पे लेके जा रही है, आप उस यूआरएल के एंड पे प्लस का साइन दे देते। ठीक है,
तो आपके पास बाकायदा ये ओपन हो जाता है कि ये टिनी यूआरएल आपको इस साइट के ऊपर मूव कर रही है। अगर बिना प्लस की अगर मैं इसे इंटर कर, ये मुझे मूव भी कर देगी उस साइट, यहाँ पे ले चलूँ और इंटर करूँ तो डायरेक्ट मुझे ट्राई हैकमी के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। अब ये फिर से कह रहा है कि आप एक और रिपोर्ट पढ़ें जहाँ पे आपने आंसर्स देने हैं, और मैं इस रिपोर्ट भी ओपन कर लेता हूँ। Close it, close and close. Provide the first suspicious domain request you're saying, and ये हमारे पास जी सर्वर है, पूरी मशीन है जो कि एनी रन के ऊपर रन कर रही है। डीएनएस रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे और डीएनएस रिक्वेस्ट के अंदर मेरी फर्स्ट डोमेन है, ऑलमोस्ट यही है जो हमने पास्ट में दी थी। आई होप सो कि यही हो, यही है। टर्म रेफर्स टू एड्रेस यूज्ड फॉर अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को आपने एक्सेस करना है तो कौन सी टर्म जो है वो यूज होगी? डोमेन नेम, कट डोमेन नेम। कौन सा अटैक जो है, व्हाट टाइप ऑफ द अटैक यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर? यूनिकोड कैरेक्टर यूज होगा तो हमारे पास एक टर्म है that is called इस वक्त ना माइंड हो जाता है ब्लैंक, क्योंकि सारे दिन का बंदा थका हारा रोजे की हालत में। फिर एंड करें क्लास? अच्छा जी, कल करें इसे? क्या ख्याल है? कल तो खैर नहीं, कल तो सीएच की क्लास होगी, उनकी भी लास्ट वीक क्लास नहीं हुई, तो ये हम परसों पे रखते हैं। और कोशिश करो कि ये खुद कर लो, इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, आज कंप्लीट कर लें।